हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो कल की क्लास में हमने सीखा था बेटा एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10 और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का डिफरेंस। साथ में हमने देखा था एग्रीकल्चर इनकम की एग्जाम्शन और समझी थी एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। उसके साथ साथ हमने देखा था क्या होता है एग्रीकल्चर लैंड, समझा था हमने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को। तो कल की क्लास में हमने किया ये सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एक क्वेश्चन, साथ में समझेंगे डिफरेंस क्या होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में। उसके साथ साथ हम समझेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ रूल 7, 7A, 7B एंड रूल 8 और उसके बाद एंड में करेंगे हम पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर लैंड हम किसे मानते हैं, उसी के बेसिस पे करते हैं एक एग्जाम्पल। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोलता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है एरिया, एरिया का नाम, और बताया हुआ है कि शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड। जो एरिया है उसका शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस दिया हुआ है, कहां से, लोकल म्युनिसिपैलिटी और एक कैंटोनमेंट बोर्ड से। साथ में बताई हुई है पॉपुलेशन उस एरिया की और पूछता है क्वेश्चन क्या इस लैंड से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं। फर्स्ट दिया हुआ एरिया का नाम ए और बताते हैं इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और द कैंटोनमेंट बोर्ड। बताया गया है क्वेश्चन में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है और इस एरिया की जो है पॉपुलेशन 9000। तो आप बताएं अब इस लैंड से जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं होगी। तो बेटा याद करिए प्रोविजन क्या बोलता था। प्रोविजन बोलता था कि अगर डिस्टेंस है अप टू 2 किलोमीटर तक का तो पॉपुलेशन होनी चाहिए उस एरिया की 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक। इस केस में कितनी है पॉपुलेशन, इस केस में है पॉपुलेशन 9000, बट डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है अप टू 2 किलोमीटर। बट ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए थे साथ में कंप्लाई, कंडीशन ए और कंडीशन बी, ये दोनों होनी चाहिए साथ में कंप्लाई। अगर दोनों कंडीशन एक साथ कंप्लाई नहीं करती है तो ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं माना जाएगा। तो इस केस में हम क्या बताएं, इस लैंड से होने वाली इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। तो आंसर इज यस। नेक्स्ट इज एरिया है बी। बी एरिया, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर्स। और पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है सर 12,000। तो इस केस में बताएं कि इस लैंड से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं होगी। आंसर इज नो, क्योंकि इस केस में दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अप टू 2 किलोमीटर्स एंड पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक। तो दोनों कंडीशन हो गई है फुलफिल। इस केस में ये जो लैंड है इससे आएगी जो भी इनकम वो नहीं होगी एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है पॉइंट सी। सी में बताया गया है कि 2 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है और पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है 11 लाख। पॉपुलेशन कितनी है, 11 लाख। तो बताएं मुझे 11 लाख जो पॉपुलेशन होती थी तो उस केस में हम कितने किलोमीटर्स का देखते थे डिस्टेंस, उसमें देखते थे सर हम 10 लाख से ज्यादा यानी अप टू 8 किलोमीटर्स। तो अप टू 8 किलोमीटर्स का उसमें देखा जाता था, यानी इस लैंड से जो हो रही है इनकम वो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर नहीं होगी क्योंकि दोनों कंडीशन हो चुकी है फुलफिल। अप टू 8 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स अप टू 8 किलोमीटर्स तक आता है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो दोनों कंडीशन हो गई फुलफिल, ए प्लस बी। इस केस में भी जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट इज डी। डी क्या बताता है, डी बोलता है डिस्टेंस 3 किलोमीटर। डी क्या बोलता है, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और पॉपुलेशन कितनी है 80,000। पॉपुलेशन कितनी है 80,000। तो याद करो बेटा सेकंड कैटेगरी होती थी हमारी अप टू 6 किलोमीटर। तो उस केस में हम देखते थे कि पॉपुलेशन होनी चाहिए 10,000 से ज्यादा और 10 लाख तक। तो इस केस में ये जो किलोमीटर का डिस्टेंस है ये फॉल करता है अप टू 6 किलोमीटर वाली कैटेगरी में। बट पॉपुलेशन का जो है क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो इस लैंड से जो होने वाली इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी क्योंकि जो
क्योंकि जो कंडीशन है वो सिर्फ एक कंप्लाई हो रही, क्योंकि जो कंडीशंस है वो दोनों एक साथ कंप्लाई नहीं हुई। सो इस केस में जो इनकम आएगी वो बन जाएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। समझ गए बेटा? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई। ई क्या बोलता है? ई बोलता है कि डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और पॉपुलेशन है 3 लाख। पॉपुलेशन है 3 लाख। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? ये फॉल करता है सर अप टू 6 किलोमीटर वाली कैटेगरी में। अप टू 6 किलोमीटर वाली कैटेगरी में क्या बोला गया है? पॉपुलेशन होनी चाहिए 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक। इस केस में पॉपुलेशन कितनी है? इस केस में पॉपुलेशन है 3 लाख। तो यानी ये कंडीशन जो है दोनों कर दी इसने फुलफिल। तो इस केस में इस लैंड से जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंडीशन हो गई है ए प्लस बी दोनों फुलफिल। ठीक है बेटा, समझ आ गया? नेक्स्ट जो हम लेते हैं एग्जाम्पल वो है एफ। एफ जो दिया गया है उसका डिस्टेंस वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस के साथ पॉपुलेशन बताई गई है 12 लाख। तो 5 किलोमीटर कौन सी कैटेगरी में आता है? सर कैटेगरी में फॉल करता है अप टू 6 किलोमीटर की। तो अप टू 6 किलोमीटर की कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो उसमें पॉपुलेशन का क्या क्राइटेरिया बताया हुआ है? सब पॉपुलेशन बताई है उसमें 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक। 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक। तो बेटा अप टू 6 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो कवर होता है, यानी कंडीशन ए तो हो गई पूरी, बट कंडीशन बी यहां पर नहीं हो रही है पूरी। इसलिए इस लैंड से जो होने वाली है इनकम वो क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। वो क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है बेटा हमारा जी। नेक्स्ट है बेटा हमारा जी। तो जी में दिया हुआ है डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और पॉपुलेशन कितनी है? सर पॉपुलेशन है 8000। तो 6 किलोमीटर किस में फॉल करता है? सर ये फॉल करता है कैटेगरी बी में, जिसमें बताया गया है कि अप टू 6 किलोमीटर, लेकिन उसके साथ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक। तो सेकंड कंडीशन यहां पर नहीं होती है फुलफिल, यानी इस लैंड से जो होने वाली इनकम है वो क्या बन जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एच। एच क्या बताता है? एच बोलता है डिस्टेंस है 7 किलोमीटर्स और पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 4 लाख। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 4 लाख। तो 7 किलोमीटर किस कैटेगरी में फॉल करता है? सर ये कैटेगरी सी में फॉल करता है, जहां हमें बताया गया है कि अप टू 8 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के लिए पॉपुलेशन का क्राइटेरिया कितना है? 10 लाख से ज्यादा। कितना है बेटा? 10 लाख से ज्यादा। बट इस केस में डिस्टेंस है हमारा 7 किलोमीटर और पॉपुलेशन है 4 लाख। तो इस केस में भी जो होने वाली है इनकम वो क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ कंप्लाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा आई। आई में क्या बताया हुआ है? आई में बताया है सर 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और साथ में बताया हुआ है पॉपुलेशन 10,50,000। 10,50,000। तो याद करो बेटा कैटेगरी सी में क्या था? अप टू 8 किलोमीटर्स और पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। तो दोनों क्राइटेरिया यहां पर हो रहे हैं फुलफिल। ए भी कंडीशन फुलफिल हो गई है और बी भी कंडीशन हो गई है फुलफिल। तो इस केस में जो होने वाली इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बेटा जे। जे क्या बोलता है? जे बताता है कि 9 किलोमीटर्स का है डिस्टेंस और इसके साथ ही हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 15 लाख। पॉपुलेशन कितनी है? 15 लाख। तो याद करो बेटा जो कैटेगरी दी गई है उसमें केवल अप टू 8 किलोमीटर्स की कैटेगरी बनाई हुई है। हम सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ही एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? 9 किलोमीटर। तो इस केस में सर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो इस केस में होने वाली जो इनकम है वो ऑलरेडी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है बेटा, इतना हमने समझा। एग्रीकल्चर लैंड को हमने समझ लिया, उसके एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं व्हाट इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इन दोनों में क्या है डिफरेंस वो समझते हैं। हाँ जी बेटा जी, कल हमने समझी थी 3 कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो आइए एक बार उन्हें फिर से मैं बनाता हूं, चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने समझा था कि अगर डिस्टेंस होता है अप टू 2 किलोमीटर किसी म्युनिसिपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन से या कैंटोनमेंट बोर्ड से, कितना डिस्टेंस? अप टू 2 किलोमीटर्स। कोई तो ये जो 2 किलोमीटर्स तक का एरिया है इसमें अगर कोई लैंड फॉल करता है तो उससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। प्लस हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो लैंड है 2 किलोमीटर्स तक का, ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं कहलाएगा, ऐसा हमने समझा था।
तो बेटा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिंपली कुछ नहीं है। इस 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में जितना भी एरिया आता है, इस 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में जितना भी एरिया आता है, जितना भी लैंड आता है, वो कौन सा लैंड कहलाता है? वो कहलाता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। क्या कहलाता है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। समझ आया बेटा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? और 2 किलोमीटर के एरिया को जैसे ही ये एक्सीड करता है ये बन जाता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो ये था कैटेगरी 1 के लिए। जब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी अप टू 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर का जो रेडियस बनेगा उसके अंदर जितना भी लैंड होगा वो होगा हमारा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और 6 किलोमीटर से एक्सीड करते ही वो होगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी 8 किलोमीटर्स तक की। उस केस में भी 8 किलोमीटर्स के रेडियस में जितना भी एरिया आएगा वो बनेगा हमारा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और 8 किलोमीटर्स को एक्सीड करते ही वो बन जाएगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है बेटा, समझ आया? आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं नोट। नोट में डिफाइन क्या है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। द टर्म एग्रीकल्चर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल एक्टिविटीज विच हैव सम डिस्टेंस रिलेशन टू लैंड, यानी वो सारी एक्टिविटीज में लैंड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उन्हें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करते। जैसे डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जैसे हम कोई करते हैं डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जो हमारे एनिमल्स हैं उनका करते हैं हम प्रजनन या पालन पोषण। बटर एंड चीज मेकिंग, बटर मक्खन और पनीर बनाना, एंड पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एग्रीकल्चर में कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। क्या नर्सरी से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है? तो आंसर इज यस। इसका आंसर दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A की एक्सप्लेनेशन 3 ने। उसने बताया है जो इनकम आती है डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी, यानी आप नर्सरी में अगर कोई बीज उगाते हैं या पौधा उगाते हैं तो उससे होने वाली इनकम को भी क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। वर्ड क्या यूज है? डीम टू बी एग्रीकल्चर इनकम, यानी ये मान ली गई है। वेदर और नॉट द बेसिक ऑपरेशंस वर कैरिड आउट ऑन लैंड, भले ही लैंड जो है उस पर बेसिक ऑपरेशंस किए गए हों या ना किए गए हों। ठीक है बेटे, समझ आ गया। बेसिक ऑपरेशंस अगर किसी को समझ नहीं आए हैं तो वो हमारी लास्ट क्लास देख सकता है, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या होता है बेसिक ऑपरेशंस। चलते हैं आगे। आइए बेटा अब बात करते हैं रूल 7, 7A, 7B एंड 8 की। ये बात करता है उन केसेस की जहां पे पार्शली इनकम को ट्रीट किया जाता है एग्रीकल्चर और पार्शली इनकम मानी जाती है बिजनेस इनकम। तो आइए समझते हैं बारी बारी से क्या बोलता है रूल 7। रूल 7 बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, यानी आप को हो रही है इनकम कैसे? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। मिस्टर गोविंद की बात करते हैं। मिस्टर गोविंद है एक पर्सन जिनके पास है एग्रीकल्चर लैंड और साथ ही में इनके पास है एक शुगर फैक्ट्री। तो ये है इनका एग्रीकल्चर लैंड जिस पे ये उगाते हैं शुगर कैन। यहाँ पे इसमें ये क्या ग्रो कर रहे हैं? ये ग्रो कर रहे हैं शुगर कैन, और साथ में इनके पास है एक फैक्ट्री जो क्या करती है? शुगर बनाती है। साथ में क्या है? एक फैक्ट्री जो क्या करती है? शुगर बनाती है। तो मिस्टर गोविंद क्या करते हैं? मिस्टर गोविंद करते हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में बेच देते हैं और कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो अपनी फैक्ट्री में ले जाते हैं शुगर बनाने के लिए। अब उठते हैं 3 क्वेश्चन। फर्स्ट इज जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिस्टर गोविंद बेच रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? सेकंड, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिस्टर गोविंद भेज रहे हैं अपनी शुगर फैक्ट्री में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? और लास्ट, शुगर वो अपनी फैक्ट्री से बेच रहे हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इन सभी ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है रूल 7। तो आइए समझते हैं बारी बारी से क्या समझाता है रूल 7। रूल 7 बताता है कि ये जो शुगर कैन है, जो ये शुगर कैन है, इस शुगर कैन की जितनी भी है मार्केट वैल्यू, जितनी भी है मार्केट वैल्यू, उसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या? एग्रीकल्चर एक्सपेंस। जो भी इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाने में आया खर्चा वो है आपका एग्रीकल्चर एक्सपेंस, उसे आप कर दीजिए माइनस। जो लेस होके आएगी वो बन जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट। अब कुछ पोर्शन क्या करते हैं मिस्टर गोविंद कुछ पोर्शन भेज रहे हैं फैक्ट्री में। कहाँ भेज रहे हैं? फैक्ट्री में। जो फैक्ट्री में ये कुछ पोर्शन गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का,
उसकी भी आप कंसिडर कीजिए मार्केट वैल्यू, उसकी भी आप कंसिडर कीजिए मार्केट वैल्यू। और उस शुगर कैन से वो क्या बना रहे हैं, उस शुगर कैन से वो बना रहे हैं शुगर। तो शुगर बनाने में जितने भी आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्या आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उन्हें ऐड कर दीजिए इस मार्केट वैल्यू के साथ, उन्हें ऐड कर दीजिए मार्केट वैल्यू के साथ। जितना भी आएगा हमारा टोटल वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट। किसका पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इधर बात करते हैं, मिस्टर गोविंद क्या कर रहे हैं, शुगर बेच रहे हैं। तो मिस्टर गोविंद जितने की भी शुगर बेच रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू में से माइनस कर दीजिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप माइनस करेंगे तो निकल के जो भी इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी, बिजनेस इनकम। क्या बन जाएगी, बिजनेस इनकम। सपोज जो शुगर कैन मिस्टर गोविंद ने उगाया है उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी, 10 लाख। अब जो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस आए हैं, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस है 5 लाख। एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस कितने हैं, 5 लाख। तो जब हम ये 5 लाख इसमें से करेंगे रिड्यूस तो क्या आएगा, ये आएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। तो 5 लाख क्या हो गई हमारी एग्रीकल्चर इनकम। मिस्टर गोविंद क्या करते हैं, जो शुगर कैन था उसका 70%, जो शुगर कैन था उसका 70% भेज देते हैं फैक्ट्री में। कहां भेज देते हैं, फैक्ट्री में। तो 70% की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 100% की है सर 10 लाख। तो 70% की कितनी होगी सर, 70% की हो जाएगी 7 लाख। कितनी हो जाएगी, 7 लाख। अब जब फैक्ट्री में शुगर बन रही है तो उसके कुछ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सपोज जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो है 23 लाख। कितने हैं, 23 लाख। तो टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, ये हुआ सर 30 लाख। 30 लाख का हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बात करते हैं बिजनेस इनकम की। सपोज वो जो शुगर है वो बेच रहे हैं मिस्टर गोविंद 35 लाख में। कितने में, 35 लाख। और अब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, वो है 30 लाख। तो मुझे बताओ बेटा इसमें बिजनेस इनकम कितनी बनी, सर बिजनेस इनकम बनी 5 लाख। तो ये था रूल 7। रूल 7 समझ आ गया। अब फटाफट से जो हमारी बुक में दिया है क्वेश्चन एक बार उसे कर लेते हैं। आइए फटाफट से बुक पर। Illustration 1. Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. Mr. B क्या करते हैं, sugarcane grow करते हैं और उस sugarcane को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपनी फैक्ट्री में शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए। 30% ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख। जो 30% है शुगर कैन वो बेच दिया जाता है मार्केट में 10 लाख रुपए का। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर कैन इज 5 लाख। और जो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस हैं उस शुगर कैन को ग्रो करने के लिए वो है 5 लाख। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर कैन इज 40 लाख। जो बैलेंस शुगर कैन है, जो 70% शुगर कैन बचा है उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 14 लाख, यानी उसके एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस हैं 40 लाख। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। जो उसकी मार्केट वैल्यू है 70% की वो है 22 लाख रुपए। After incurring 1.5 lakhs in the manufacturing process on the balance sugar cane, the sugar was sold for 25 lakh. यानी अब वो बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए खर्च हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। किस प्रोसेस में, जो बैलेंस शुगर कैन था उसे शुगर बनाने में, और जब उसकी शुगर बनी तो उसे बेच दिया गया 25 लाख रुपए में। तो कंप्यूट्स बीज बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो आइए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। करना कैसे है क्वेश्चन, एग्जाम में सबसे पहले बनाएंगे आप फॉर्मेट और उसके ऊपर क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर बी। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर बी। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर बी, ऑफ मिस्टर बी। ये आपको डालनी है सबसे पहले हेडिंग और फिर उसके नीचे करना है अंडरलाइन। फिर आपको मेंशन करना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आप बच्चे जो हैं वो नवंबर 2020 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस केस में आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021-22। ठीक है बेटे, ये असेसमेंट ईयर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको बनाने हैं दो हेडिंग्स और। फर्स्ट लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्टिकुलर्स, और इधर आएगा राइट साइड में आपके अमाउंट, जिसे आप लिखेंगे अमाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रुपीस। ये आपको मेंशन कर देना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो अब हम लिखेंगे क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम।
फर्स्ट लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम, टोटल हम इधर लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम में अब देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने दिया 30% ऑफ शुगर कैन इज सोल्ड फॉर 10 लाख, यानी जो 30% शुगर कैन है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो हम इसे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में 30%। कितनी है मार्केट वैल्यू, उसकी है 10 लैक्स। कितनी है, 10 लाख। दूसरी हम देखेंगे कि मार्केट वैल्यू 70% की कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन 70%। आप ध्यान दें, आप ऐसे डैश डैश ना लगाएं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। 70% की मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, यह है 22 लाख। कितनी, 22 लाख। इसका टोटल कितना बना, इसका सर बना 32 लाख। अब इसमें से माइनस करिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस, कितना कितना दिया है, 30% के कितने दिए हुए हैं, 30% के हैं सर 5 लाख रुपीज। और नेक्स्ट 70% के कितने हैं, 70% के चेक करो बेटा, 70% के आते हैं सर 14 लैक्स। कितने आते हैं, 14 लाख। तो ये टोटल कितना हो गया, 14 + 5 हो गया सर 19 लैक्स। कितना हो गया, 19 लैक्स। अब इस 19 लैक्स को रिड्यूस कर दो 32 लैक्स में से, तो कितना बचा, ये बना सर 13 लैक्स। कितना बना, 13 लैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई हमारी, एग्रीकल्चर इनकम हो गई हमारी 13 लैक्स रुपीज। अब कैलकुलेट करते हैं बिजनेस इनकम। तो बेटा एग्रीकल्चर इनकम हो गई हमारी 13 लाख। अब बात करते हैं बिजनेस इनकम की। बिजनेस इनकम लिखें पहले, बिजनेस इनकम, और फिर उसे कर दें अंडरलाइन करना है, ध्यान रखना एग्जाम में। अब ये हो गया अंडरलाइन। अब कंप्यूट करें बिजनेस इनकम। सबसे पहले शुगर केन की मार्केट वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कितनी है, शुगर की मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर दी हुई है क्वेश्चन में कितनी, सब मार्केट वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 25 लाख रुपीज। अब उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, सबसे पहले देखो मार्केट वैल्यू ऑफ किसकी, शुगर कैन की। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन, वो शुगर कैन जो शुगर बनने में यूज हुआ। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन की मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई थी, मार्केट वैल्यू थी 22 लैक्स। कितनी थी, 22 लैक्स। उसके साथ ही कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए थे, यस सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए थे सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 1.5 लाख, यानी 1,50,000 रुपए थे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इसे अब कर दो बेटा इसमें से रिड्यूस, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर में से लेस करो मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1,50,000। तो बिजनेस इनकम क्या हो गई हमारी, 1,50,000। समझ आ गया। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन रूल 7 पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट इज रूल 7A, जो बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। यानी आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या, रबर। तो उस केस में इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सिंपल इन्होंने बताया कि 35% जो प्रॉफिट आएगा सेल पर वो टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस इनकम, और जो रिमेनिंग है 65% वो क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम, जो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। लेकिन एक बात ध्यान देना, जब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर की बात करें तो रबर के बारे में क्या बताते हैं, ये बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सेनेक्स और लेटेक्स बेस्ड क्रीप्स और ब्राउन क्रीप्स और टेक्निकली स्पेसिफाइड ब्लॉक रबर्स कैटेगरीज को रबर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। मिस्टर सी मैन्युफैक्चर लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट। मिस्टर सी क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेटेक्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो कहां से लिया गया है, रबर प्लांट से। ग्रोन बाय हिम, उन्हीं के द्वारा वो उगाए जाते हैं इन इंडिया। दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर 30 लाख। लेटेक्स को वो 30 लाख रुपए में बेच देते हैं। बाद में क्वेश्चन ने बताया द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट्स इज 10 लाख। जो रबर प्लांट्स हैं उन्हें उगाने की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए, एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख। और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेटेक्स को उसकी कॉस्ट है 8 लाख। तो कंप्यूट करें उनकी टोटल इनकम। यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, फटाफट से लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सी। स्टेटमेंट शोइंग computation of total income of Mr. C की। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी आप
एग्ज़ाम में जाएंगे तो असेसमेंट ईयर को भी मेंशन कर देना। आपका असेसमेंट ईयर नवंबर 2020 के बच्चों के लिए ये होगा असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे आएंगे हमारे पर्टिकुलर्स और राइट में हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट के ब्रैकेट में आप लिख देना रुपये का साइन। ठीक है, चलिए अंडरलाइन हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, तो मिस्टर सी ने की है सेल ऑफ लेटेक्स। सेल ऑफ लेटेक्स कितने की है? 30 लाख रुपीस की। यहाँ पे हम लिखें 30 लाख। उसमें से अब माइनस करेंगे क्या? जो उनके एक्सपेंसेस हुए। तो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर कितनी आई? कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर ये आई सर हमारी 8 लाख, 10 लाख। और सर जो मैन्युफैक्चरिंग हमने की लेटेक्स, तो उसमें भी कॉस्ट आया, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये कितने आए? ये आए सर हमारे 8 लाख। तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस हो गए 18 लाख और हमारी सेल कितने की हुई थी? 30 लाख। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया बेटा? प्रॉफिट आया सर हमारा 12 लाख रुपीस। कितना प्रॉफिट आया? 12 लाख रुपीस। अब रूल 7A को अप्लाई करो। रूल 7A क्या बोलता था कि जो भी प्रॉफिट कंप्यूट होकर आएगा उस प्रॉफिट का 35% तो हो जाएगा बिजनेस इनकम और 65% क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। तो आओ बेटा कंप्यूट करें। सबसे पहले फटाफट से हम लिखे बिजनेस इनकम कितनी हो जाएगी हमारी? सर बिजनेस इनकम हो जाएगी हमारी 35%। किसका 35%? प्रॉफिट्स का। जो प्रॉफिट हमारे कंप्यूट होके आए हैं 35% ऑफ प्रॉफिट्स। तो कंप्यूट करो 35% 12 लाख का। ये सर आ रहा है हमारा 4,20,000। 4,20,000 क्या हो गई हमारी बिजनेस इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई? एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी सर हमारी 65% ऑफ प्रॉफिट्स। कितनी? 65% ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये हमारा कंप्यूट हो गया है सर 7,80,000। ठीक है बेटा, तो ये था रूल 7A। रूल 7A कब अप्लाई होगा? रूल 7A होगा अप्लाई इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के केस में। जब भी इनकम आएगी किससे? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो वहां पे रूल अप्लाई होगा 7A। आइए नेक्स्ट चलते हैं रूल 7B पे। रूल 7B बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। सबसे पहले वो क्या बोलता है? इन केस ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। सिर्फ और सिर्फ सेलर क्या कर रहा है? कॉफी ग्रो कर रहा है और क्योर्ड कर रहा है। कॉफी को उसने उगाया है और क्योर्ड कर रहा है। तो उस केस में रूल 7B बताता है कि 25% ऑफ प्रॉफिट्स, जो 25% ऑफ प्रॉफिट्स हैं उसे हम कंसिडर कर लेंगे इनकम एज PGBP, यानी बिजनेस इनकम। PGBP होता है बिजनेस इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और 75% हम ट्रीट क्या करेंगे? 75% हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। तो ये था A पॉइंट। नेक्स्ट बात करता है वो इन केस सेलर क्या कर रहा है? सेलर कर रहा है कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। तो इस केस में सेलर कॉफी ग्रो भी कर रहा है, क्योर्ड यानी प्रिजर्व कर रहा है, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड साथ में है विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली बेटा चिकोरी जो होती है वो ऐड की जाती है कॉफी में ताकि उसका टेस्ट चेंज कर सके और थोड़ी थिकनेस आ सके कॉफी में। तो इस केस में 40% जो प्रॉफिट होंगे वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। और रिमेनिंग 60% क्या होंगे? वो हो जाएंगे एग्रीकल्चर इनकम। एक बात ध्यान देना बेटा, A और B में क्या डिफरेंस है कि A पार्ट में सेलर सिर्फ कॉफी ग्रो कर रहा है और क्योर्ड कर रहा है, यानी वो सिर्फ उगा रहा है उसे और प्रिजर्व कर रहा है बेचने के लिए। तो इस केस में 75% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मान ली गई है। और बी पॉइंट में वो क्या कर रहा है? वो कॉफी ग्रो भी कर रहा है, क्योर्ड भी कर रहा है, रोस्टेड भी कर रहा है, ग्राउंडेड भी कर रहा है, चिकोरी भी मिक्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उस केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी गई है, यानी एग्रीकल्चर इनकम इस केस में कम है। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आते हैं रूल 8 पर, जो बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। रूल 8 इनकम फ्रॉम ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी।
इस रूल में उन्होंने सिंपली बताया है वेयर द असेसी हिमसेल्फ ग्रोस टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चर टी इन इंडिया। असेसी खुद टी लीव्स ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उस केस में 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। जो प्रॉफिट्स आएंगे उनका 40% हो जाएगा बिजनेस इनकम और 60% क्या ट्रीट हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। तो आइए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे रूल 7, 7A, 7B और 8। रूल 7 में हमने क्या पढ़ा था? रूल 7 में हमने पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो कर रहे हैं, फिर उसे मैन्युफैक्चर करके आप उसे एक प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं। तो सिंपली रूल 7A में क्या बताया कि जितनी भी मार्केट वैल्यू है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसमें से रिड्यूस कर दीजिए उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। जो निकल के आया, जितनी इनकम बची वो क्या बनी, वो बनी एग्रीकल्चर इनकम। सेकंड, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप बेच देते हैं मार्केट में, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप ले जाते हैं अपनी फैक्ट्री में। उस केस में जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप लेके गए फैक्ट्री में, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू वो कंसीडर कर लो किसमें, जो भी आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में। और टोटल जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वो आप रिड्यूस कर दीजिए, कहां से, जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया उसकी मार्केट वैल्यू में से। जो कंप्यूट होके आएगा वो होगी आपकी बिजनेस इनकम। तो ये था रूल 7। रूल 7A में क्या बताया? रूल 7A में बताया इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, ग्रो कर रहे हैं रबर ट्रीज और फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रबर। तब आपके केस में एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम कितनी होगी? उस केस में बताया 65% हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम और 35% हो जाएगी बिजनेस इनकम। नेक्स्ट इज रूल 7B। नेक्स्ट इज रूल 7B। 7B क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। इसमें देखे थे हमने दो पार्ट। अगर सेलर सिर्फ क्या कर रहा है, सेलर कर रहा है कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, तो उस केस में हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है यानी 75% और बिजनेस इनकम हो जाएगी 25%। बट इन केस सेलर क्या कर रहा है, कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड विद और विदाउट एडिंग चिकोरी, तो उस केस में 60% हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% इज बिजनेस इनकम। लास्ट रूल 8 वो बोलता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। आप ग्रो कर रहे हैं टी लीव्स और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टी, तो उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी 60% और बिजनेस इनकम हो जाएगी 40%। तो ये थे बेटा हमारे रूल 7, 7A, 7B एंड रूल 8। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। यूजुअली हमने अभी तक क्या देखा, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स से, भले ही उस इनकम को कल्टीवेटर या रिसीवर और रेंट इन काइंड रिसीव करे या लैंडलॉर्ड रिसीव करे, तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जम्प्ट हो जाया करती थी। यानी एग्रीकल्चर इनकम जो थी वो लैंड की ओनरशिप से रिलेट नहीं करती थी, लेकिन लैंड से रिलेट किया करती थी। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर लैंड का इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है इनकम से, तो उस केस में हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं ट्रीट करते। यहां पर कुछ हम उन एग्जांपल्स, कुछ इनकम की बात करेंगे जिनका कनेक्शन होता है इनडायरेक्टली लैंड के साथ। फर्स्ट केस कवर करता है एक रूरल सोसाइटी का, जिसमें बताया गया है कि जो रूरल सोसाइटी है वो फार्मर, जो उसके मेंबर हैं फार्मर हैं, उन फार्मर से वो खरीदती है क्रीम खरीदती है, और उस क्रीम खरीदने के बाद वो क्या करते हैं, उस क्रीम को वो बनाते हैं बटर बनाते हैं और बटर बेचते हैं मार्केट में। तो ये जो बटर से होने वाली इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं ट्रीट होगी। द बटर रिजल्टिंग फ्रॉम फैक्ट्री ऑपरेशन सेपरेटेड फ्रॉम द फार्म वाज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी जो बटर रूरल सोसाइटी ने बनाया है कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके फैक्ट्री में, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। उस केस में एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(1) इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनकम इज नॉट अवेलेबल। यानी सेक्शन 10(1) की जो एग्जम्पशन है उस केस में उन्हें नहीं मिलेगी। सेकंड में उन्होंने बताया X was the managing agent of a company। एक कंपनी है, उसका मैनेजिंग एजेंट है X। He was entitled for a commission at the rate of 10% per annum on the annual profits, on the annual net profits of the company। जो मिस्टर X है उसे कमीशन मिलता है कंपनी के एनुअल नेट प्रॉफिट्स पर, लेकिन कुछ पार्ट जो कंपनी की इनकम आती है वो आती है एग्रीकल्चर इनकम। इस केस में X क्लेम करते हैं चूंकि मुझे रेम्यूनरेशन मिलता है कंपनी के एनुअल नेट प्रॉफिट में, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूड है, इसलिए मेरा भी उतना ही पोर्शन एग्जम्प्ट होना चाहिए।
जितना कंपनी के एनुअल नेट प्रॉफिट में एग्रीकल्चर इनकम का शेयर है। तो इस केस में एक्स की पार्ट ऑफ इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि एक्स क्या रिसीव कर रहे हैं? रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई के पास है 100 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, उनके पास 100 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है। इसके साथ साथ उनके पास कुछ गाय हैं और गाय के चरने के लिए उस एग्रीकल्चर लैंड में से थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है। साथ में जो बचा हुआ पोर्शन है वो एग्रीकल्चर लैंड का वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होता है, यानी उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होती हैं। अब जो दूध है गाय से मिलने वाला, उस दूध को एसएससी क्या करता है, जितनी उसे जरूरत होती है वो अपने पास रख लेता है और बाकी दूध वो बेच देता है। तो अब इस केस में क्वेश्चन उठता है कि जो ये मिल्क की सेल हो रही है क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है और बिजनेस इनकम है? तो इसमें बताया गया द रेगुलेटरी विद विच द सेल्स ऑफ मिल्क वर इफेक्टेड एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड शो दैट द एसएससी कैरिड ऑन रेगुलर बिजनेस। यानी जो सेल्स ऑफ मिल्क है और क्वांटिटी जो मिल्क की है एसएससी के द्वारा जो दिखाई गई है वो पता चलती है कि ये रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। इस केस में ये माना जाएगा जो मिल्क बेचा जा रहा है कमर्शियल प्रपोजिशन है, हेंस इट वाज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बी वाज अ शेयर होल्डर इन सर्टेन टी कंपनीज। बी एक शेयर होल्डर थे कुछ टी कंपनीज में। 60% ऑफ हुज इनकम वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज एग्रीकल्चर इनकम। 60% जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है टैक्स से एज एग्रीकल्चर इनकम, जो हमने लास्ट रूल 8 में किया। She claimed that 60% of the dividend received by her on her share in those companies was also exempt from tax as agriculture income. B बोलती है कि जो उन्हें डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसका 60% भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए एज एग्रीकल्चर इनकम। तो इस केस में क्या बताया? इस केस में बताया डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। बी ने डिविडेंड इनकम रिसीव की है, कैसे रिसीव की है? अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के शेयर्स में। तो इस केस में ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं उनको अगर आप सेल कर रहे हैं तो उनसे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम के। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम, उसका एग्जांपल है इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ सीड्स। जो बीज होते हैं उनकी अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो क्या मान लिए जाते हैं? एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, जो क्रीपर्स होते हैं, जो लता होती है या फ्लावर्स होते हैं, उनसे होने वाली इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यानी एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसे यूज किया जा रहा है ग्रेजिंग ऑफ कैटल यानी पशुओं के चरने के लिए, और उस लैंड से आने वाला रेंट तो वो भी क्या मान लिया जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, यानी जो बांस हम उगाते हैं उससे होने वाली इनकम भी क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। अब कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के। कौन कौन सी इनकम है जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है? फर्स्ट, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जो लाइफ स्टॉक है उनकी ब्रीडिंग के लिए नहीं मानी जाती एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, जो पोल्ट्री फार्मिंग है उससे होने वाली इनकम नहीं होती नो एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम फिशरीज, जो मछली पालन है उससे होने वाली इनकम वो नहीं होती एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, जो डेयरी फार्मिंग की इनकम होती है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब बात करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जैसा कि हमने देखा जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है टैक्स से। तो कभी कभी क्या होता है, एसएससी के पास होती है एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो उस केस में क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम को हायर स्लैब में हायर रेट पर टैक्स लगवाने के लिए उस एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर लिया जाता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ। कैसे करते हैं, क्या होता है, समझते हैं। सबसे पहले ये मेबल होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को, एचयूएफ को, एओपी, बीओआईज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी जो हमारी फर्म है, कंपनी है, एलएलपी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोकल अथॉरिटीज हैं,
उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। यानी पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ किया जाता है इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन के केस में। और इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल, दोनों कंडीशन होनी चाहिए एक साथ। अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है, सेकंड नहीं होती, तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। समझते हैं कंडीशंस। फर्स्ट इज नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स ₹5,000 पर एनम। ध्यान रखना, पहली कंडीशन ये है जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है, नेट एग्रीकल्चर इनकम यानी एग्रीकल्चर इनकम में से एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्सीड करनी चाहिए किससे? ₹5,000 पर एनम, यानी 5,000 रुपए पर एनम, उससे ज्यादा एक्सीड करनी चाहिए आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम। एंड और यानी सेकंड कंडीशन मैंडेटरी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। जो बेटा हमने स्लैब रेट पढ़ा था, याद होगा बेसिक कंसेप्ट की क्लास में जब हमने स्लैब रेट पढ़ा था, तो सेकंड कंडीशन में उन्होंने यही डिफाइन किया है कि वो HUF, इंडिविजुअल, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, उसकी इनकम हो जानी चाहिए एक्सीड स्लैब रेट से। जिस स्लैब रेट में वो फॉल करता है उस स्लैब में उसकी इनकम एक्सीड कर देनी चाहिए। किस इनकम से? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगता। यानी जिस एज का वो पर्सन है उस एज के अकॉर्डिंग उस पर स्लैब लगा के देखेंगे। उस स्लैब में हम देखेंगे कि 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख कौन सा उस पर स्लैब रेट लग रही है। ठीक है बेटे, समझ आ गए? ये दो कंडीशन फुलफिल होने के बाद अब हम करेंगे क्या, तो समझते हैं स्टेप वाइज टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फर्स्ट स्टेप 1 जो बताता है ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसे ऐड करें नेट एग्रीकल्चर इनकम के साथ और कंप्यूट करें टैक्स। सेकंड स्टेप add net agriculture income and maximum exemption limit available to the assessee। जो net agriculture income आई है उसे ऐड कर दे किस अमाउंट में? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उस अमाउंट में ऐड करे और फिर उस पे कंप्यूट करे टैक्स। ठीक है बेटा, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। यानी स्टेप 1 में जो टैक्स निकल के आया और स्टेप 2 में जो टैक्स निकल के आया उसका डिफरेंस करें, यानी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। सम सो अराइव्ड एट शैल बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज इज एप्लीकेबल, इट वुड बी रिड्यूस्ड बाय रिबेट इफ एनी अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। जो डिफरेंस निकल के आया अब उस डिफरेंस पे हम लगाएंगे सरचार्ज, यदि सरचार्ज एप्लीकेबल है, और अगर कोई टैक्स रिबेट मिलती है तो फिर हम वो चेक करेंगे। लास्ट में हम लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, इट वुड बी इंक्रीज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये थे हमारे 5 स्टेप। अब करते हैं एग्जाम्पल। Illustration number 3. Mr. X, a resident, has provided the following particulars of his income for the previous year 1920. Mr. X क्या है? एक resident है और वो अपनी इनकम के particulars दे रहे हैं जिसका प्रीवियस ईयर है 1920। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, सैलरी से इनकम निकल के आई है, कंप्यूटेड यानी सब इसमें एग्जम्पशन डिडक्शन जो मिलनी थी वो मिल चुकी है सैलरी चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो है 2,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 2,50,000, सेम है सैलरी, जैसे सैलरी में उसकी एग्जम्पशन चैप्टर की या डिडक्शन जो मिलनी थी वो मिल चुकी है, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में भी वो कंप्यूटेड होके आई है प्रॉपर, उसमें जो एग्जम्पशन या डिडक्शन देनी थी वो सब दे चुके हैं। उसके बाद जो सम बचता है वो है 2,50,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन जयपुर, यानी अब आती है एग्रीकल्चर इनकम जो है 4,80,000। Expenses incurred for earning agriculture income 1,70,000. Compute his tax liability assuming his age is 45 years and 70 years. तो दो केस हमें दिए हुए हैं, मिस्टर एक्स की हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है अज्यूम करके कि केस 1 में उनकी एज है 45 इयर्स और केस बी में है 70 इयर्स। तो आइए बेटे कंप्यूट करते हैं उनकी टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing computation of income, statement showing computation of income of किसकी? computation of income of Mr. X, computation of income of Mr.
एक्स और साथ में हम लिखेंगे असेसमेंट ईयर। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 1920, तो उसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? उसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2020-21। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं केस 1 की। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स और राइट हैंड में लिखेंगे अमाउंट पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आएंगे हमारी अमाउंट। ठीक है बेटा, ये हमें एग्जाम में ऐसे ही करना है, याद रखना। अब बात करते हैं केस ए की। केस ए क्या बोलता है? केस ए बोलते हैं कि मिस्टर एक्स की इनकम निकालिए। क्या सोच के इनकम निकालिए कि उनकी एज कितनी है? उनकी एज है 45 ईयर्स। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन इस केस में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो याद करो वो दो कंडीशन जो बोलती थी, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल HUF AOP BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर उस असेसी की नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करती है 5000 पर एनम, एंड जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्सीड करनी चाहिए किससे? जो स्लैब रेट एप्लीकेबल है उस असेसी पे, उसके मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड कर देनी चाहिए थी। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट केस उनकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी दी है क्वेश्चन ने? सर क्वेश्चन ने एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है 4,80,000, 4,80,000 रुपये हमें एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है। माइनस करें इसमें से क्या? एक्सपेंसेस। माइनस करें एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस माइनस करने पे कितने हैं? एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,70,000। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी आती है असेसे की? सर 1,70,000 माइनस करें 4,80,000 में से, तो सर ये आता है 3,10,000। तो 3,10,000 यानी जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ए, वो फुलफिल हो गई। 5,000 पर एनम से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर क्या है? 3,10,000। सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी? जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो किससे एक्सीड करनी चाहिए? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज पर द स्लैब। जिस स्लैब में वो फॉल कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, कितनी आई है देख लेते हैं। असेसी के केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो सबसे पहले क्या दी हुई है? सबसे पहले दी हुई है सैलरी। सैलरी इनकम कितनी है? हम सिंपली इसे लिख लेते हैं सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितनी है? सैलरी है 2,80,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी। इसे मैं लिख रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आप ऐसे मत लिखना, आप लिखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 2,50,000, 2,50,000। और कोई इनकम है? नहीं सर, और कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो टोटल कितना हो गया बेटा? ये हो गया 5,30,000। तो ये कंडीशन भी उनकी हो चुकी है फुलफिल। उनकी एज है 45 ईयर्स और मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स उसमें होती है 2,50,000। तो सर कंडीशन बी भी हो गई है फुलफिल। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर? इस केस में अब हम अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। सर अब इस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। तो आइए बेटा करते हैं स्टेप वाइज। तो स्टेप वन क्या बोलता था बेटा? स्टेप 1 बोलता था सर कि जो हमारी है नेट एग्रीकल्चर इनकम उसे हम कंबाइन करें नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ और टैक्स कंप्यूट करें। नेट एग्रीकल्चर इनकम है हमारी सर 3,10,000 और उसे हम किसके साथ कंबाइन करें सर? जो है हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वो कितनी है सर? वो है सर 5,30,000। तो 5,30,000 प्लस 3,10,000 ये आते हैं 8,40,000। अब इस पे हमें कंप्यूट करना है टैक्स। तो याद करो बेटा स्लैब रेट जो 2,50,000 तक नील करती थी उसके हिसाब से कैसे टैक्स निकलेगा? तो सर ये टैक्स निकलेगा 8,40,000 माइनस हो जाएंगे सर 5 लाख।
ये आया 3,40,000। उस पे क्या करेंगे, उस पे करेंगे सर हम 20%। तो कितना आता है 20%? 20% आता है सर 68,000। अब बेटा इसमें ऐड हम करेंगे 12,500। कितने? 12,500। तो कितना कंप्यूट हुआ टैक्स? तो स्टेप 1 का सर टैक्स निकल के आया 80,500। 80,500। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 क्या बोलता था? स्टेप 2 बोलता था सर जो हमारी है नेट एग्रीकल्चर इनकम, उसे हम ऐड कर देंगे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो स्लैब के अकॉर्डिंग फॉल कर रही है। तो एज इसमें है 45 ईयर्स, तो उस केस में मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो है सर 2,50,000 प्लस उसमें सर हम ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे सर? उसमें ऐड करेंगे हम 3,10,000। 3,10,000 और ये सर हो जाएगा हमारा 5,60,000। अब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे 5,60,000 पर। तो सर 5,60,000 पे टैक्स हम लगाएंगे। 5,60,000 माइनस 5 लाख और ये आया सर 60,000। 60,000 इंटू सर 20%, जो कितना आएगा? ये आएगा सर 12,000 रुपये। प्लस इसमें ऐड अब कितने करेंगे? इसमें ऐड करेंगे सर 12,500। तो ये टैक्स कितना आ गया बेटा? सर ये आ गया टैक्स 24,500। तो अब याद करो स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोलता था? सर स्टेप 3 बोलता था कि डिफरेंस कंप्यूट करो स्टेप 1 स्टेप 2 का। वो बोलता था कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 वो कितना आएगा? वो आएगा सर 80,500 माइनस 24,500 और ये माइनस करने पे सर आ रहा है 56,000। ये 56,000 आ गया सर। तो ये जो 56,000 आया है बेटा, अब इस पे देखो कोई सरचार्ज लग रहा है क्या? स्टेप 4 को याद करो, क्या बोलता था स्टेप 4 की सरचार्ज लगाओ इफ एनी, और अगर कोई टैक्स रिबेट है तो वो लगाओ। तो इस केस में सरचार्ज लगेगा नहीं सर, 50 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है। रिबेट मिलेगी 87A की? नहीं सर नहीं मिलेगी, क्योंकि असेसी की जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में 4 हो गया हमारा नॉट एप्लीकेबल इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 5 की। तो 4% लगाओ 56,000 पे कितने बने? सर ये बने 2,240। तो टोटल टैक्स कितना निकल के आया मिस्टर एक्स के केस में? ये आया 58,240। तो ये था टैक्स जब उनकी एज कितनी थी? एज थी सर 45 ईयर्स। ऐसे ही बेटा 70 ईयर्स का कर लेते हैं। आओ फटाफट से 70 ईयर्स वाला केस करते हैं। तो बेटा याद करो स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते थे सर? स्टेप 1 में हम किया करते थे एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारी, उसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करके उस पर टैक्स कंप्यूट कर दिया करते थे। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है सर? कितनी है बेटा? ये है सर 5,30,000। और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? एग्रीकल्चर इनकम है सर 3,10,000। टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया सर 8,40,000। तो कंप्यूट करो टैक्स। अब ध्यान रखना बेटा एज है 70 ईयर्स, केस भी कर रहे हैं हम, एज है 70 ईयर्स। तो फटाफट से याद करो कौन सी स्लैब रेट लगेगी सर? इस केस में स्लैब रेट लगेगी अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो फटाफट से टैक्स कंप्यूट कर दो 8,40,000 पर। सर करते हैं सर 8,40,000 और इसमें से माइनस करेंगे सर 5 लाख। तो ये सर हमारे पास निकल के आया 3,40,000 और 3,40,000 पे सर हम लगाएंगे 20% और सर ये आएगा 68,000 प्लस इसमें सर हम ऐड कर देंगे 10,000। तो सर टैक्स कंप्यूट होके जो आएगा स्टेप 1 में वो है 78,000। अब आओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोलता था? जो मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स उसमें ऐड कर दो किसे? नेट एग्रीकल्चर इनकम को। तो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है सर? नेट एग्रीकल्चर इनकम है हमारी 3,10,000 और इसे हम ऐड कर देंगे किस में सर? 2,50,000 में। ना 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 ना, याद करो बेटा एज है 70 ईयर्स।
तो इस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 लाख। अब इसमें ये 3 लाख ऐड कर दो, कर दिया ऐड, तो ये कितना आया 6,10,000। अब टैक्स कंप्यूट करो 6,10,000 पर। सर टैक्स कंप्यूट करते हैं, टैक्स लगाओ, टैक्स ऑन 6,10,000। तो सर इसमें से हम माइनस करेंगे 5 लाख और ये हमारा आएगा 1,10,000। अब 1,10,000 पे सर हम लगाएंगे 20%, कितना आया, ये आएगा सर 22,000। 22,000 में बेटा ऐड करो 10,000, तो ये बना सर हमारा 32,000। 32,000 ये हमारा टैक्स बन गया। ठीक है बेटे, अब आ जाओ फटाफट से स्टेप 3 पर। स्टेप 3, तो स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2,000। और स्टेप 2 का कितना आंसर है सर, वो है 32,000। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ सर, ये हो गया 46,000। इतना आ गया बेटा। अब स्टेप 4 देखो, लगता है कि नहीं, नहीं सर स्टेप 4 नहीं लग रहा, तो इस केस में भी क्या हो गया, स्टेप 4 नॉट एप्लीकेबल। आ जाओ स्टेप 5 पे। स्टेप 5 बोलता है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4%। करो 46,000 का 4% बनेगा 1840 यानी 1840 रुपये। अब इसमें ऐड कर दो तो आ जाएंगे 47840, तो ये टोटल बन जाएगा 47,840। तो समझ आ गया बेटा, ये था पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। ये एग्जाम्पल बेटा हमने कवर कर लिया। तो बेटा यहाँ पे खत्म होती है हमारी एग्रीकल्चर इनकम। आज की क्लास में हमने सीखा सर, एक तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर लैंड का जो क्वेश्चन रह गया था उसे किया, उसके बाद हमने डिफरेंस सीखा कि व्हाट इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद सर आपने हमें कराए रूल्स 7 से लेके 8 तक, रूल 7, 7A, 7B एंड 8, ये आपने रूल्स कराए। फिर आपने सर कुछ एग्जाम्पल्स बताए हमें कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। उसके साथ साथ हमने सीखे कुछ पॉइंट्स की जहां पर इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है लैंड के साथ, फिर भी वो जो इनकम होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम हम ट्रीट नहीं करते। लास्ट में हमने सीखा सर पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो बेटा अब जितना भी हमने क्लास में कर लिया है आप उसे रिवाइज करें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करें, और इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे करता रहता है फ्लैश। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सुरक्षित रहे, सावधान रहें।